हिमालय के पर्वत विशाल और खूबसूरत हैं, जिसे देखने और महसूस करने के लिए यदि संभव हो तो यह वीडियो टीवी, लैपटॉप या फिर टैबलेट पर देखें। यह वीडियो उन हजारों लाखों हिमालय प्रेमियों को समर्पित है जो बिना किसी शोर शराबे के और बिना प्रसिद्धि की लालसा के हिमालय का भ्रमण करते हैं, जिनका हिमालय में आने का मुख्य उद्देश्य होता है पर्वतों के प्रति असीम प्रेम और लगाव। मैंने कई वर्षों से उत्तराखंड के मशहूर पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक के बारे में सुन रखा था। एक आम धारणा यह है कि वह उत्तराखंड के सबसे आसान ग्लेशियर ट्रैक्स में से एक है, जहां पर कई बार लोग अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ भी आराम से पहुंच जाते हैं। तो 2024 के सितंबर के महीने में मैंने भी वहां जाने का प्लान बनाया, पर देखना यह था कि यह ट्रैक उतना ही आसान है जितना कि लोग उसे कहते हैं। पिंडारी ग्लेशियर जाने के लिए हमें उत्तराखंड में बागेश्वर नाम के स्थान पर पहुंचना होता है। ज़्यादातर लोग काठगोदाम और अल्मोड़ा के रास्ते से वहां पहुंचते हैं, और मैं चूंकि गढ़वाल में कर्णप्रयाग की तरफ से आ रहा था, मेरा रास्ता ग्वालदाम से होकर था। बागेश्वर से एक सड़क मुनस्यारी की तरफ जाती है। उसी रास्ते में करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर कापकोट नाम का एक स्थान आता है, जिससे थोड़ा ही आगे भराड़ी मार्केट है। हमें वहाँ से ही खाती के लिए एक अलग रास्ता लेना होता है। उस रास्ते में हर कुछ स्थान पर नंदकोट पर्वत के दर्शन होते हैं, जिन्हें देखने के लिए मैं रुक जाता था। मैं सितंबर अक्टूबर के महीने में इसलिए ट्रैक करना पसंद करता हूँ क्योंकि उस वक्त मौसम ज़्यादातर खुला होता है, और उम्मीद के मुताबिक मुझे भी खुला मौसम ही मिला। एकदम नीला आसमान और चटकदार धूप, बस उस मौसम को देखने के नज़रिए को बदलने की आवश्यकता थी। भराड़ी मार्केट में मुझे खबर मिली कि कुछ किलोमीटर आगे ही पिछली रात को एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था, जिस कारण अब उधर की गाड़ियां खाती की तरफ नहीं जा पा रही थी। इस कारण मैंने अपनी गाड़ी भराड़ी में ही छोड़ दी और एक टैक्सी लेकर आगे बढ़ चला। मैं और मेरा सूटकेस अक्सर ये बातें करते हैं कि अगर तुम न होते तो मैं अपने सारे ट्रैक्स कैसे करता। अब हमें इस रास्ते को पैदल पार करके दूसरी तरफ खड़ी टैक्सियों के पास पहुंचना था। एक ताज़े लैंडस्लाइड को पार करना उतना आसान नहीं होता जितना दिखता है। इसका कारण है कि पूरा मलबा एक कीचड़ की तरह होता है, जिसमें हमारे पैर अंदर चले जाते हैं, और फिर हर वक्त ऊपर से और भी मलबा नीचे आता रहता है। इस कारण पुलिस की टीम ऊपर की तरफ नज़र रखते हुए लोगों को पार करने में मदद करती है। मैंने भराड़ी से खाती के लिए एक प्राइवेट बोलेरो 3000 रुपये में किया। अब यात्रा हमें 3 हिस्सों में करनी थी। पहले टैक्सी ने मुझे लैंडस्लाइड से पहले छोड़ दिया। उसे पार करने के बाद और दूसरी टैक्सी यहाँ से मुझे खाती गांव से थोड़ा पहले खारकिया गांव तक ले जाने वाली थी। वहाँ से खाती लगभग 4 किलोमीटर आगे है, जहाँ पहुँचने के लिए मुझे एक बार फिर से टैक्सी बदलने की ज़रूरत थी। भराड़ी बाज़ार से खाती की दूरी लगभग 40 किलोमीटर होगी। कोई 10 वर्ष पहले तक हम लोग खाती तक रोड से सीधा नहीं पहुंच सकते थे। उन दिनों यह ट्रैक करने के लिए हम पहले लोहार खेत जाते थे और वहां से ढाकुली और फिर खाती पहुंचते थे। इस रोड के बन जाने के कारण अब उन स्थानों का इस ट्रैक में कोई महत्व नहीं रह गया है। यह कोई ज़रूरी नहीं कि हर बदलाव हर किसी के लाभदायक हो। बदलाव से कईयों की जीत होती है और कईयों की हार। और जैसे कि मुझे बताया गया था, खारकिया और खाती के बीच एक पुल का काम चल रहा था, जिस कारण अब उस गाड़ी को हमें छोड़कर एक तीसरी गाड़ी लेनी थी। गोविंद, जो मेरा गाइड था, वह हमें रास्ते में ही मिल गया था। वह झूनी नाम के स्थान से आया था, जो कि सरयू घाटी में है।
खारकिया से खाती कोई 4 किलोमीटर पर है। खाती पहुंचने से थोड़ी दूर पहले हमें वह घाटी नजर आई जिधर से सुंदर डूंगा का ट्रैक होता है। खाती गांव से आधा किलोमीटर पहले ही पुल की मरम्मत का काम चल रहा था, जिस कारण हमें अब वहां से गांव तक पैदल ही जाना था। हमें भराड़ी से वहां रुक रुक कर पहुंचने में कोई 3.5 घंटे लगे। हम जैसे ही पैदल आगे बढ़ने लगे कि सितंबर के आखिरी हफ्ते के मुताबिक गुनगुनी धूप और भी तेज हो गई और आसमान और भी नीला। ऐसे शानदार मौसम को देखकर मैं फूला नहीं समा रहा था। इस तेज धूप से बचने के लिए हम लोग एक टिन के शेड के नीचे रुक गए। जैसा कि मैंने पहले कहा, बस हमें इस मौसम को देखने का अपना नज़रिया बदलना था। हम लोग कोई 1.5 घंटे तक इस शानदार मौसम का आनंद लेते रहे। अब हमें अगले 1 किलोमीटर तक अपने बैग को खींचकर ले जाना था। वही मैं और वही मेरा सूटकेस, मेरे हर ट्रैक का साथी। किसी भी पर्वतीय गांव की हम चाहे जितनी भी तस्वीरें इंटरनेट पर देख लें, पर जब हम उसे पहली बार अपनी आंखों से अपने सामने देखते हैं तो उसका एक अलग ही अनुभव होता है। क्योंकि वहां हमारे अलावा कोई और यात्री नहीं था, हमारे पास रुकने के कई ऑप्शंस थे। मैंने केएमवीएन के गेस्ट हाउस में रुकने का फैसला किया। इसका कारण था कि वह गांव से कोई आधे से 1 किलोमीटर आगे उसी रास्ते पर था जिस पर हमें ट्रैक करना था। उस वक्त सारा रेस्ट हाउस खाली था, इस कारण हमें कमरा आसानी से मिल गया। रूम की कीमत 1200 रुपये थी। मौसम जो अब शानदार था वो और भी बढ़िया होता जा रहा था। मैं तो स्तब्ध होकर उस शानदार मौसम में आसपास के पहाड़ियों को सिर्फ निहार रहा था। अब इतना बढ़िया और खुला मौसम किसी को रोज रोज थोड़ा ही मिलता है। मुझे वो घास पर ज़्यादा चलने को मना किया गया था। इसका कारण था वह मौजूद असंख्य लीच। खैर, मैं वैसे भी थका हुआ था, इसलिए वहाँ सिर्फ बैठकर बाहर का नज़ारा देखने में व्यस्त था। अगले दिन 28 सितंबर को हम लोग थोड़ा जल्दी तैयार हो गए, क्योंकि मैं आदत अनुसार अपनी यात्रा जल्दी चालू कर देना चाहता था। हेलो टेस्टिंग। कुछ 7 बजे तक हम लोग चलने को तैयार हो गए। हमें आज द्वाली नाम के स्थान पर पहुंचना था, जो कि वहां से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर है। हम 3 लोग थे, मैं, गोविंद और एक और व्यक्ति, जिसका वहां से कोई 4 किलोमीटर आगे एक ढाबा था। हमारे 2 पोर्टर्स पीछे से आने वाले थे। आखिर मैं अपने सूटकेस के बिना ट्रैक कैसे कर सकता था, तो उसे ले जाने के लिए भी हमें एक पोर्टर चाहिए था। ये जो रास्ता है लैंडस्लाइड की वजह से ये नया रास्ता है। इससे पहले जो रास्ता था वैसे सीधे आगे को था, कम से कम ये ऊपर को ना 1 से आधा किलोमीटर करीब बढ़ गया है ये वाला। गोविंद बता रहा था कि 2013 की आपदा से पहले द्वाली का रास्ता इस तरफ से ही था, पर उस आपदा के बाद एक नया रास्ता खुला जो कि उस नदी के दूसरी तरफ है। औकात से चलाना, औकात से बाहर मत जाना। सुबह के समय पेड़ पौधे एवं पर्वत मुझे दोपहर और शाम के मुकाबले ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं। सुबह के वक्त मुझ में एक अलग लेवल का एनर्जी होता है। मुझे लगा था कि लीच का खतरा सिर्फ घास पर ही है। मैंने देखा कि गोविंद के जूतों में वो इन पत्थरों के बने रास्ते से भी चिपक रहे थे। मैंने इस मौसम में किए गए ट्रैक्स के कई वीडियोस यूट्यूब पर देखे थे, जिस कारण मुझे ये ज्ञात हो गया था कि हर कुछ दूरी पर हमें ढाबे मिलते रहेंगे। पर थोड़ी दूर चलते ही एक कैफेटेरिया के बोर्ड को देखकर
मुझे उस मौसम में ढाबों की सच्चाई का पता चल गया। केम्बियन गेस्ट हाउस से कोई 2 किलोमीटर लगातार नीचे उतरने के बाद हम लोग एक पुल पर पहुंचे। नीचे से पिंडर नदी अपने पूरे उफान में बह रही थी। यह एक ऐसा दृश्य होता है जिसे कोई भी व्यक्ति घंटों तक देख सकता है। पिंडर नदी कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी में जाकर मिल जाती है। पुल पार करके हम लोग थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि पीछे से हमारे पोर्टर्स आ गए। यह मोहन दानो है। और यह राजेंद्र दानो। ये दोनों खाती गांव के ही रहने वाले हैं। बाईं साइड ऊपर की तरफ मुझे कुछ हिलती डुलती चीज दिखी। हम देखने लगे कि वहां भालू तो नहीं। इस रास्ते में मुझे बांस की झाड़ियां नजर आ रही थी। मैंने दूसरे ट्रैक्स में भी बांस की झाड़ियां देखी हैं, पर इतनी तादाद में नहीं जितनी यहाँ पर थी। सुबह सुबह सूरज की रोशनी जब पत्तों पर पड़ती है तो हरे रंग का जो एक शेड आता है वह मेरा पसंदीदा रंग है। कई वर्षों के बाद मैं कुमाऊं में ट्रैक कर रहा था। जैसा कि मैं कह रहा था कि गोविंद जिस गांव से आया था वह सरयू घाटी में पड़ता है। मैं उस इलाके के बारे में उससे जानकारी लेता हुआ आगे बढ़ रहा था। पुल पार करने के कोई 1.5 किलोमीटर के बाद ही एक झरना आया। गोविंद ने बताया कि उस झरने के आगे ही वह ढाबा है जहां पर हम आज नाश्ता करने वाले थे। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि वहां का वातावरण बहुत रमणीय था, जैसा कि हम किसी भी बहते पानी के झरने के आसपास उम्मीद करते हैं। थोड़ा समय हमने झरने के पास बिताया। जब हवा चलती थी तो पानी के छींटे हमारे चेहरे पर आते थे, जिससे मन तरोताज़ा हो जाता था। हमारी अब तक की सारी थकान खत्म हो गई थी। अब चूँकि ढाबा बगल में ही था, गोविंद चाहता था कि नाश्ते की तैयारी करवा ले, इसलिए वह फटाफट आगे निकल गया। मैं उस झरने से खिंचा हुआ दोबारा पुल पर जाकर उसे देखने लगा। मन भरकर देखने के बाद मैं भी ढाबे की तरफ चल पड़ा। ऊपर ढाबे में पहुंचा तो देखा कि कुछ पक रहा है। मुझे लगा मेरे लिए मैगी बन रही होगी, पर गोविंद का हमें पराठा खिलाने का प्लान था। ये प्लान था तो अच्छा, पर मैंने मैगी पर जोर दिया। मैगी नहीं खाए तो खाए क्या दुनिया में यार?
मौका मिलते ही मैंने साथ लाए हुए सोलर पैनल को खोल दिया ताकि मैं पावर बैंक चार्ज कर सकूं। गोविंद ने अपनी तरफ से मेरा ध्यान मैगी से दूर करने की बहुत कोशिश की। खानों में तो मैगी कम से कम यूज करनी चाहिए, उसमें सॉल्ट वगैरह ज़्यादा होता है, तो पराठे लेने चाहिए। अगर गंदगी है तो अक्सर आप उसको फेंक। गोविंद बाबू, तुम क्या जानो कि यह 2 मिनट वाली मैगी मेरे लिए क्या महत्व रखती है। एक बात है कि ढाबे वाले भाई साहब ने मैगी के अलावा वहीं पर उगे हुए मूली के पत्तों का साग खिलाया, जो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। मैंने सोचा कि लौटते वक्त उसे दोबारा खाऊंगा। हम लोग वहाँ कोई 45 मिनट रुके और फिर आगे की तरफ बढ़ चले। ये ज़रूरी था कि हम आगे बढ़ते रहे, क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार दोपहर में आज फिर से बारिश होने वाली थी। और वैसे भी जब से हम लोग वहाँ आए थे, भगवान इंद्र हम पे कुछ ज़्यादा ही मेहरबान थे। नदी के दूसरी तरफ का यह स्थान मलिया दौड़ कहलाता है। पुराने ट्रैक रूट पर यहाँ पर एक ढाबा होता था। जगह जगह पर ऐसे लैंडस्लाइड्स हमें 2013 में आए आपदा की याद दिला रहे थे। कौन सा ढाबा? यह ट्रैक उस आपदा के बाद कोई 2 या 3 साल बंद रहा था, और आगे द्वाली से जो रास्ता कफनी ग्लेशियर की तरफ जाता है वह तो आज तक भी नहीं खुल पाया है। रास्ते में हर थोड़ी थोड़ी दूर पर हमें छोटे बड़े झरने मिलते रहते थे, जिससे हमें पानी की कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। ज़्यादातर हिस्सों में हम लोग ऊपर नीचे करते रहते थे। मतलब कि हम थोड़ा ऊपर चढ़ते थे और फिर अगले ही पल हम सारी हाइट लूज़ करके नीचे की तरफ आ जाते थे। तो यह बात नोट करने वाली थी कि यह रास्ता उतना सीधा भी नहीं था जितना लोगों ने मुझे पहले बताया था। रास्ते में कई स्थान पर इस तरह के पुल नज़र आते हैं। इनमें से कईयों की स्थिति ठीक नहीं है, ध्यान से निकलना पड़ता है। हो सकता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उनको ठीक करने का प्लान बना रही हो और हम लोग समय से थोड़ा पहले ट्रैक करने आ गए हो। इस जंगल ने मेरा मन मोह लिया था। बांस की झाड़ियाँ और हर थोड़ी थोड़ी दूर पर बहते झरने। कई स्थान पर यह बांस की झाड़ियों ने कैनोपी की तरह इस रास्ते को ढक रखा था। दिल करता था बस हम रुककर इन्हें देखते रहें। एक स्थान पर हमें बाईं तरफ ऊपर एक झोपड़ी नजर आई। गोविंद ने बताया कि झोपड़ी में कभी कभी एक बाबा जी रहते हैं, जो कि वहाँ तपस्या करने के लिए आते हैं। थोड़ा और आगे बढ़े तो हमें दूर में नदी के दूसरी तरफ कुछ मकान नजर आए। गोविंद ने बताया कि यही द्वाली है। खाती 7,355 फीट पर है, जबकि द्वाली 8,565 फीट पर। द्वाली को देखकर लगा कि 2013 की आपदा में यह स्थान किस्मत से ही बचा था। उसके एक तरफ का हिस्सा जिधर से कफनी ग्लेशियर को रास्ता जाता है वह तो करीब करीब पूरा ही बह गया था। जो लोग यहाँ उन दिनों फंसे होंगे उनकी क्या हालत हुई होगी, यह सोचकर भी घबराहट हो रही थी। द्वाली खाती से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर है, पर जाने क्यों मुझे यह दूरी 8-9 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं लगी। लैंडस्केप अब थोड़ा बदल गया था। एक सीढ़ीनुमा रास्ता आ गया। लगा जैसे इस पथरीले पहाड़ को काट कर यह रास्ता बनाया गया हो।
और वहाँ पर एक ऊंचा झरना भी था। अचानक से बारिश शुरू हो गई और तेज़ हवाएं चलने लगी। इसलिए हम लोग तेज़ी से एक पुल पार करके दूसरी तरफ आ गए। पर अफसोस, उस दौरान मेरा हैट उड़कर नदी में गिर गया। बारिश होने के बाद बाहर जाकर हमने उस तरफ की पहाड़ियाँ देखी जिधर से आज हम लोग आए थे। गोविंद ने बताया कि 2013 तक यह पूरा इलाका एक फैला हुआ बुग्याल था, जो कि उस आपदा में पूरा बह गया। हम लोग वहाँ भी KMVN के गेस्ट हाउस में ही रुके। कमरा साफ नहीं था, पर जो था वही था। जैसा कि मेरी आदत है कि अगर भीड़ ना हो तो मैं अपना कुछ समय गेस्ट हाउस के किचन में बिताता हूँ। हाँ, तो लोकल टूरिस्ट में ये है ना सर, जो फॉरेनर आते हैं, हाई क्वालिटी के होते हैं। वहाँ पर भी मैंने वही किया। हम लोग काफ़ी देर तक वहाँ के स्थानीय लोगों से हंसी मजाक करते रहे, जिससे समय भी काफ़ी अच्छा कट गया और वहाँ के बारे में काफ़ी लोकल जानकारियाँ भी मिल गई। ऐसे स्थानीय लोगों से अगर लंबे समय तक बातचीत ना करो तो मुझे उस स्थान की असल फील ही नहीं आती। रात हुई तो ठंड बढ़ गई। पिंडारी ग्लेशियर से नीचे लौटती एक टीम उस रात वहाँ पर रुकी हुई थी। चूँकि वो लोग पहाड़ी थे, इसलिए जी भरकर लकड़ियाँ जलाने का तो लाइसेंस उन्हें मिला ही हुआ था। तो आदत अनुसार उन्होंने आसपास लकड़ियाँ इकट्ठा करके आग जलाई। मैं वहाँ अनमने मन से कुछ मिनट रुका और फिर जाकर कमरे में सो गया। अब मुझे सुबह का बेसब्री से इंतज़ार था, क्योंकि गोविंद ने बताया था कि अब यहाँ से आगे हमें नंदाघाट पर्वत के दर्शन होने लगेंगे। साफ मौसम के साथ ट्रैक का दूसरा दिन चालू हुआ। गोविंद ने बताया कि यह नंदा देवी ईस्ट चोटी है, जिसे सुनंदा देवी भी कहते हैं। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि हम लोग वहाँ से नंदा देवी ईस्ट को देख पाएंगे। वो इसलिए क्योंकि यह घाटी जिसमें हम लोग ट्रैक कर रहे थे उन पीक्स के बिल्कुल नीचे है, जिस कारण हम लोग ऊपर की चोटी को नहीं देख पा रहे थे। बिल्कुल वैसा ही जैसा हमने द्रोणागिरी के इलाके में देखा था। लुंगातोली से हम लोग द्रोणागिरी पर्वत को नहीं देख पाए थे, क्योंकि हम लोग ठीक उसके नीचे थे। करीब 7 बजे ही हम लोग फुरकिया के लिए चल पड़े। हालांकि पोर्टर्स अक्सर बाद में चलते हैं, और चूँकि हमारा नाश्ता करने का प्लान फुरकिया में ही था, इसलिए मोहन और राजेंद्र भी हमारे साथ ही निकल पड़े और देखते ही देखते हमसे काफ़ी आगे निकल गए। हर थोड़ी थोड़ी दूर पर हमें ब्लैकबेरी की झाड़ियाँ दिख रही थी, जिसमें खाने लायक ब्लैकबेरीज तैयार थीं। मुझे जहाँ मौका मिलता था मैं उन्हें तोड़कर खाने लगता था। उस मौसम में वहाँ पानी की कोई कमी नहीं थी। हर 50 से 100 मीटर पर ऊपर से नीचे साफ पानी की धारा हमें मिल जाती थी। अब हमें हर थोड़ी थोड़ी दूर पर ऊंचे ऊंचे झरने दिख रहे थे। बहुत ही मनोरम वातावरण था, ट्रैकिंग के लिए बिल्कुल उपयुक्त। ज़्यादा वनस्पतियाँ वैसे ही थी जैसा कि हम उत्तराखंड के किसी भी इलाके में इस मौसम में देखते या उम्मीद करते हैं।
द्वाली से कोई 2.5 किलोमीटर चलने के बाद एक फ्लैट सा इलाका आया, जिसे देखकर लगा कि अगर मुझे इस जगह के बारे में जानकारी होती तो पिछली रात हम लोग यहाँ पर ही रुकते। बगल में पानी भी था और आसपास का दृश्य बड़ा ही सुहाना था। हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, अब हमें नंदा घाट की चोटी और भी पास आती दिख रही थी और अभी भी हम नंदा देवी ईस्ट की चोटी को देख पा रहे थे। लगभग हर आधे से 1 घंटे के बाद एक धार का इलाका आता था, जिसमें हमें नीचे उतरकर नदी पार करके दूसरी तरफ चढ़ना होता था। हाल के बारिश के कारण हमें इस बात की शंका थी कि आगे इस तरह के धार हमें कुछ दिक्कत दे सकते हैं। हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, नदी के दूसरी तरफ की पहाड़ियों पर नए नए झरने हमें दिख रहे थे। पिंडारी ग्लेशियर से लौटी वह टीम जो हमें पिछली रात द्वाली में मिली थी, उन्होंने हमें आगाह कर दिया था कि फुरकिया के बाद रास्ता हमें आसान नहीं मिलेगा। हम लोगों को फुरकिया पहुंचने में लगभग 2.5 घंटे लगे और अब प्लान के मुताबिक हमें वहां नाश्ता करना था। कायदे से द्वाली के बाद जाते जाते दूसरी रात फुरकिया में ही बिताते हैं, पर मेरे पास अभी पूरा दिन बाकी था और फिर मुझे ऐसा लगा नहीं कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ऊंचाई हासिल की हो, इसलिए हमने प्लान बनाया कि वहाँ कोई 1 घंटा रुककर हम लोग आगे बढ़ जाएं, करीब 10:30 बजे के आसपास। फुरकिया बहुत छोटी सी जगह है। वहाँ पर 1-2 ढाबे, एक PWD और एक KMVN का छोटा सा रेस्ट हाउस है। दोनों रेस्ट हाउस के उस वक्त की दशा देखकर तो मैं वहाँ पर वैसे भी नहीं रुकता। धूप तेज़ थी, जिस कारण हमने सोलर पैनल खोल दिया ताकि साथ लाए हुए पावर बैंक्स चार्ज हो जाएं। हम लोग वहाँ कोई आधे घंटे तक रुके। मैंने सिर्फ चाय पी, पर दूसरे साथियों ने पराठा खाया और हम लोग कोई 10:30 बजे के करीब वहाँ से आगे की तरफ बढ़ चले। 0 पॉइंट पर रुकने की कोई जगह नहीं है। वहाँ पर सिर्फ बाबा जी का आश्रम है, जहाँ पर अक्सर कोई नहीं रुकता। पर गोविंद ने वहाँ हमारे रुकने का प्लान बनाकर रखा हुआ था, जिसके बारे में वह हमें वहाँ पहुँचकर ही बताने वाला था। फुरकिया से आगे निकलते ही एक ऊंची चढ़ाई है और उसके बाद एक धार को पार करने के लिए नीचे उतरना पड़ता है और फिर दूसरी तरफ उतनी ही अधिक चढ़ाई। अब वह वादी पूरी तरह खुल रही थी, अर्थात उसका विस्तार और साथ ही साथ मौसम। दूसरी तरफ पहुंचे तो सोचा कि अब कुछ देर आराम करके आगे बढ़ा जाए।
वहाँ से आगे बर्फ से ढके हिमालय के पर्वतों को देखकर ही लगा कि पिंडारी ग्लेशियर के ट्रैक को इतना खूबसूरत ट्रैक क्यों माना जाता है। हमारे बगल में अनेकों झरने बह रहे थे। सामने बर्फ से लदे पहाड़ थे। आगे हरे हरे घास से भरपूर बुग्याल, ठंडी ठंडी हवा और उस पर गुनगुनी धूप। ऐसे स्थान चरवाहे अपने लिए बनाकर रखते हैं। अब चूंकि मौसम ठंडा होने लगा था, इस कारण वह लोग अब नीचे की तरफ जा चुके थे। यह पर्वत जो पूरी तरह बादलों से ढक चुका था, उसे पनवाली द्वार कहते हैं, जो कि नंदा खाट पर्वत के बाईं तरफ है। बारिश को लेकर हम चिंतित नहीं थे, क्योंकि आज के बाद अगले कुछ दिनों तक बारिश होने की उम्मीद नहीं थी। पर अगर बादलों से पर्वत ढक जाए तो यह भी अच्छा नहीं लगता। जैसा हमने अब तक रास्ते में देखा था, यहाँ पर भी पानी की कोई कमी नहीं थी और हर कुछ कुछ दूरी पर ही ऊपर से नीचे आते साफ पानी के झरने हमें मिल रहे थे। हम वहीं पानी पी भी लेते थे और थोड़ा बहुत बोतल में भर भी लेते थे। और अब हर कोई आधे आधे किलोमीटर के बाद ही धार मिलने लगे, और वह भी कुछ ज़्यादा ही खतरनाक। वो इसलिए क्योंकि किनारे से मिट्टी ढह चुकी थी, जिस कारण उतरना और चढ़ना काफ़ी खतरनाक सा हो गया था। ये सारे धार ऐसी अवस्था में हमेशा नहीं रहते होंगे, क्योंकि हम लोग ठीक बरसात के बाद आए थे, इस कारण हमें यह परेशानी झेलनी पड़ रही थी। गोविंद के अनुसार कुछ ही दिनों में वन विभाग के लोग इन जगहों पर उतरने और चढ़ने का ठीक ठाक रास्ता बना देंगे, और फिर मिट्टी भी सूख कर ठोस हो जाएगी, तो सब कुछ स्टेबल हो जाएगा। पेड़ बिल्कुल खत्म हो चुके थे और इनकी जगह रोडोडेंड्रन्स की झाड़ियों ने ले ली थी। अप्रैल और मई के महीने में यह पूरे के पूरे रंग बिरंगे फूलों से भर जाते होंगे। एक धार के बाद दूसरा और फिर तीसरा, यह सिलसिला जारी था। पर जैसा कि मैंने पहले कहा था कि अब हर एक धार पिछली धार से ज़्यादा ढीला, गहरा और ख़तरनाक होता जा रहा था। हालांकि अब हमें यहाँ से कोई 1.5 से 2 किलोमीटर ही आगे जाना था, पर ना चाहते हुए भी हमने ये फैसला किया कि आगे का रास्ता नीचे नदी से पार किया जाए। इसमें थोड़ी मेहनत तो थी, पर वो सुरक्षित था। मोहन और राजेंद्र ने, जो हमसे काफ़ी आगे निकल चुके थे, अपने वॉकी टॉकी से हमें यहाँ से नीचे जाने के लिए पहले ही बोल दिया था, और फिर पिछली टीम ने भी यही किया था जो हमें द्वाली में मिली थी। अपने गोविंद भाई साहब रास्ता भी दिखा रहे थे और साथ ही साथ अपनी ब्लॉगिंग भी कर रहे थे। हम जिन रास्तों से जा रहे थे वो यात्रियों के लिए नहीं बना है, वो तो स्थानीय चरवाहे अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, और कहीं कहीं तो रास्ता भी नहीं था।
और थोड़ी देर में हम लोग नदी के पास पहुंच गए। अब इससे फ़ायदा ये हुआ कि हमने आगे के सभी धारों को बाईपास कर दिया। पॉसिबल नहीं है। हालांकि कई स्थानों पर हमें बड़े बड़े चट्टानों को पार करना पड़ा और उसकी तो मुझे आदत सी है। करीब आधा किलोमीटर वहाँ चलने के बाद हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ चले और फिर से घास के मैदान में आ गए। वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर आगे चढ़ाई करने के बाद अब हमें बाबा जी का आश्रम नजर आया। पर मेरा सवाल अभी भी यही था कि अगर बाबा जी वहाँ ठहराएंगे नहीं तो क्या हम लोग वहाँ टेंट लगाकर रुकने वाले थे? और इंतज़ार खत्म हुआ। उस स्थान पर 2 ही मकान थे, एक तो विश्व प्रसिद्ध बाबा जी का आश्रम और दूसरा एक कमरा बना था जिसके आगे एक शेड था। यह कमरा गोविंद के लिए बना था क्योंकि गोविंद वार्डे इंस्टीट्यूट के लिए भी काम करता है। उसे इस स्थान पर अक्सर आने की जरूरत पड़ती है। वह कमरा उसके ग्लेशियर के सैंपल को इकट्ठा करने के लिए बनाया गया था। यहाँ पर उसने उस काम में इस्तेमाल होने वाले सारे यंत्र और औजार भी रखे हुए थे। रास्ता बदलने के कारण हमें वहाँ पहुँचने में कोई 4 घंटे लग गए। हम लोग वहाँ कोई 2:30 बजे पहुँचे, जबकि सुबह द्वाली से हम लोग 7 बजे ही निकल पड़े थे। क्योंकि हम लोग सुबह बिना खाए पिए ही चले थे, भूख भी लग रही थी और थोड़ी थकान भी हो गई थी। वहाँ हमें 2 और स्थानीय लोग मिले जो कि बाबा जी के आश्रम में ठहरे हुए थे। मोहन और राजेंद्र जो कि पहले ही पहुँच चुके थे, वह लोग हमारे लिए गर्मा गर्म खिचड़ी बना रहे थे। गर्मा गर्म खिचड़ी खाने के बाद जब बाहर निकले तो गोविंद ने मुझे उस कमरे के बारे में विस्तार से बताया। तो हम उसी के अंदर काम करते हैं। तो यहाँ पर हम ग्लेशियर का अध्ययन, मेनली जो उसकी वेलोसिटी होती है, डिस्चार्ज कितना हो रहा है, और उसका सेडिमेंट लेते हैं, आइसोटोप लेते हैं, और उसके साथ साथ ना हम ग्लेशियर का मास बैलेंस भी करते हैं। तो उसी के लिए ये बना हुआ है। हमको दिया है ये यहाँ पे सैंपल कलेक्शन सेंटर के लिए, जो भी सैंपल हम कलेक्ट करके ले आते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा था, यह कमरा उसका कलेक्शन सेंटर था, पर मेरा प्लान वहाँ अंदर रुकने का नहीं था, इसलिए मैंने बाहर बने शेड के नीचे अपना टेंट लगवा लिया। मैं यह बिना किसी झिझक के कह सकता हूँ कि इस खूबसूरती के मामले में उस घाटी ने मुझे जरा भी निराश नहीं किया था। शाम हो रही थी। हम लोग बाबा जी से मिलने उनके आश्रम में गए। कुछ दिन इंतज़ार किया, पर उस दिन बाबा जी पूजा में ही व्यस्त रहे और बाहर नहीं आ पाए। हमारे रात का खाना बाबा जी के आश्रम में ही बना, जिसे खाकर हम लोग वापस आकर सो गए। अगले दिन सुबह कोई 5:30 बजे हम लोग वहाँ से आगे के लिए बढ़ गए। पिछली शाम मैंने गोविंद से पूछा कि यहाँ आसपास कोई ऐसा स्थान है जो कि हमें थोड़ी ऊंचाई पर ले जाए, जिससे हम आसपास के पर्वतों को थोड़ा आमने सामने देख पाए, फेस टू फेस, बजाय इसके कि हम बहुत नीचे हों, जैसा कि बाबा जी के आश्रम के पास था। गोविंद ऐसी जगह जानता था क्योंकि वह इस इलाके के सभी ग्लेशियर्स का सैंपल लेने अक्सर जाया करता है, इसलिए उसे सारे रास्ते मालूम थे। सवेरा होने की वजह से ऊपर पर्वतों की चोटियों पर सूरज की रोशनी पड़ने लगी थी, एकदम सुनहरी धूप। ट्रेल पास और छांगुच को देखते देखते हम उसी दिशा में बढ़ते जा रहे थे।
रास्ता थोड़ा पथरीला था। कई छोटे छोटे साफ पानी के नालों को हमने पार किया। एकदम साफ मौसम होने के कारण हमें अपने सामने और बाईं तरफ हिमालय के पर्वत बिल्कुल साफ नजर आ रहे थे। अब इस ट्रैक में ऑक्सीजन की कमी का एहसास होने लगा था। हम बढ़ तो रहे थे पर हमारी गति उतनी नहीं थी जितनी कि पिछले दिन थी। मैं जोश में यह सोचकर आगे बढ़ रहा था कि ऊंचाई पर जाने के कारण हमें ये हिमालय के पर्वत और भी बढ़िया दिखेंगे और शायद दाहिनी तरफ कुछ नए पर्वत भी दिखे। अचानक से एक चढ़ाई वाला इलाका आया। मैं यही चाहता था, क्योंकि अगर हम लोग चढ़ते नहीं तो हमारा व्यू अच्छा कैसे होता। हम आश्रम से कोई 2 या 2.5 किलोमीटर ही गए थे, पर जाने क्यों वहाँ पहुँचने में कोई 2.5 घंटे लग गए। हम लोग वहाँ लगभग 8 बजे पहुँचे और यह थी मेरी मंजिल। और क्या जगह थी वह। अब हमें वहाँ कोई 3 घंटे सिर्फ बैठना था और इन पर्वतों को निहारना था। हम लोग वहाँ सिर्फ खाने पीने की चीज़ें और कैमरे का सामान लेकर गए थे। वहाँ पहुँचकर सबसे पहले हमने गर्मा गर्म कॉफ़ी बनाया। ऐसे वातावरण में गर्मा गर्म कॉफ़ी पीने का जो आनंद है वह तो वही महसूस कर सकता है जिसने ऐसे स्थान पर कभी कॉफ़ी पी हो। ये झाड़ी हिमालयन एजेलिया की है, जिसमें अप्रैल और मई के महीने में छोटे छोटे फूल आते हैं। ऐसे शानदार और विशाल बुग्याल से जब चरवाहे अपने भेड़ों और बकरियों के साथ नीचे चले जाते हैं तो यह थोड़े सूने सूने से लगते हैं, थोड़े निर्जीव से। गोविंद मुझे वहां से दिखने वाले प्रमुख चोटियों के बारे में जानकारी देने लगा। बलजोरी ये सामने में है वो छोटा छंगुच। वहां से दिखने वाली प्रमुख चोटियां हैं नंदाभना, नंदकोट, छांगुच। यह ट्रेल पास है। नंदा खाट, पनवाली द्वार, बलजोरी, पंचेल। और चूंकि गोविंद ग्लेशियर के सर्वेक्षण का काम करता है, इन ग्लेशियर्स के बारे में जानकारी देने के लिए उससे बढ़िया व्यक्ति भला कौन हो सकता था। मैंने उसके इस ज्ञान का भरपूर लाभ उठाया। इस जगह की ब्यूटी जो है ना, ये आइस फॉल है, इसका कारण क्या है? वहाँ पर असीम शांति थी। बस जरा जरा सी आवाज़ नीचे बह रही नदी से और सामने के झरने से आ रही थी, और कभी कभी हल्के फुल्के हवा के झोंके। हमने अपना वॉकी टॉकी अपने साथ रख लिया था, जिस कारण हम लोग नीचे मोहन और राजेंद्र से बात कर पा रहे थे। कभी मैं लेटता था, कभी बैठता था और कभी आसपास चलने लगता था। दूसरी तरह से कहूँ तो मैं इस वातावरण में बिल्कुल रम सा गया था। जो शेप है तो सानी उधर से अलग तरीके की दिखती है। हाँ इस तरह से नीचे जाती है। हाँ, वो नॉर्थ फेस है शायद। वो पूरी घाटी ही बेहद खूबसूरत थी, पर वो स्थान जहाँ गोविंद मुझे लाया था, अगर मैंने वहाँ कुछ घंटे नहीं बिताए होते तो वो संतुष्टि नहीं मिलती जो मुझे मिल रही थी। वो इसलिए क्योंकि थोड़ी ऊंचाई पर आ जाने के कारण
हम लोग वहाँ से ट्रेल पास ग्लेशियर को करीब करीब अपने ही लेवल पर देख पा रहे थे, बिल्कुल फेस टू फेस। तो मेरे लिए यह फेस टू फेस पॉइंट था। यहाँ नहीं आया होता ना इस जगह पे, कुछ मिस किया। बहुत कुछ। गोविंद के हिसाब से यह हिस्सा ही अब पिंडारी ग्लेशियर कहलाता है। उसके नीचे का जो ग्लेशियर था वो 1996 में टूट गया था। चरवाहे अब अपनी भेड़ों को चराने के लिए दूसरी तरफ उसी ग्लेशियर को पार करके जाते हैं। मेरी जानकारी के हिसाब से ट्रेल पास के नीचे के आइसफॉल को भी पिंडारी ग्लेशियर नहीं मानते हैं, पर इस बारे में मैं पूरी तरह श्योर नहीं हूँ। यहाँ से 1.5 से 2 घंटे में क्रॉस कर लोगे आपसे। उस वाले पीक में कोई क्यों नहीं जाता? नहीं करा फिर अभी तक तो किसी ये नहीं कोई अभी तक इसमें बहुत दिन है। हम लोग वहाँ करीब 11 बजे तक रुके। फिर एक बार मन भर के उस ऊंचाई से इस पूरे वादी को देखा। कुछ तस्वीरें कैमरे में खींची और कुछ मन में उतारी, और फिर वहाँ से नीचे 0 पॉइंट की तरफ बढ़ चले। गोविंद भाई साहब, जो बहुत ही एक्टिव ब्लॉगर हैं, वह साथ ही गोप्रो कैमरे से अपनी रिकॉर्डिंग भी कर रहे थे। मैं बताना भूल गया कि गोविंद बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलता और लिखता है। 0 पॉइंट वहाँ से काफ़ी नीचे और उस घाटी की दूसरी तरफ है जिधर नदी बह रही थी। हमें अब उस घाटी को पार करके दूसरी तरफ जाना था। हम लोग हर स्थान से वॉकी टॉकी के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रहते थे। मोहन यह जानना चाहता था कि खाना कब तक बनाया जाए, इसलिए वह हमारी पोजीशन पर वॉकी टॉकी के माध्यम से नज़र रखता था। क्योंकि फेस टू फेस पॉइंट से 0 पॉइंट बहुत कम लोग जाते हैं, इसलिए कोई पगडंडी नहीं बनी हुई थी। हम लोग अंदाजे से ही आगे बढ़ रहे थे। पहाड़ी लोग चलते चलते ऐसे रास्तों में भी नीचे ऊपर चलते हैं जहां हमें सीधा रास्ता साफ साफ दिखाई दे रहा होता है, पर वह भूल जाते हैं कि मैदानी इलाकों के लोगों के लिए चढ़ना उतरना इतना आसान नहीं होता। और अपने इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए मैंने एक सीधा रास्ता लिया और बिना कोई खास मेहनत किए आगे बढ़ता रहा। हम लोगों को 0 पॉइंट पहुंचने में लगभग 40 मिनट लगे। मैं थोड़ा बाद में पहुंचा। उस स्थान के बारे में मेरे मन में काफ़ी उत्सुकता थी। मैं गोविंद से उसके बारे में कुछ जानकारी लेना चाहता था, और चूँकि वह एक ब्लॉग बनाने में व्यस्त था, इसलिए मैं थोड़ा इंतज़ार करने लगा। एक रिपोर्ट में मैंने पढ़ा था कि सन 1962 तक पिंडारी ग्लेशियर का विस्तार 0 पॉइंट तक था। आज तो उसका वहाँ पर कोई नामो निशान भी मौजूद नहीं है। अब तो वह बस एक बहुत ही गहरा खड्ड है। वह कितनी तेज़ी से खिसक रहा है, इसके बारे में बहुत सारे रिसर्च पेपर इंटरनेट पर आसानी से मिल जाते हैं। अलग अलग रिपोर्ट्स के हिसाब से हम यह कह सकते हैं कि 1960 से अब तक यह ग्लेशियर लगभग 2.5 किलोमीटर के करीब पीछे खिसक चुका है। एक रिपोर्ट के हिसाब से इस ग्लेशियर के खिसकने का रेट कुछ कुछ वर्षों में बदलता रहता है, जिसे कि हम इस चार्ट में देख सकते हैं। जैसे 2004 से 2009 के बीच में यह करीब करीब 25 मीटर की दर से हर साल पीछे खिसका। वहीं 2009 से 2014 के बीच यह दर लगभग 15 मीटर हर साल रही। फुर्सत से गोविंद ने मुझे उन चोटियों के बारे में दोबारा से समझाया। क्या गजब की जानकारी थी उसकी इस इलाके के बारे में। ये वाला आता नंदा घाट और वन वाली द्वार मिलकर तब बनाते हैं पिंडारी। अगर 0 पॉइंट से देखें तो वह फेस टू फेस पॉइंट जहां हम थोड़ी देर पहले थे वह यहाँ कहीं पर है। वहां से हम नीचे बाबा जी के आश्रम को देख सकते हैं। वह वहां से लगभग 1 किलोमीटर नीचे है। सुबह चूंकि हम लोग अंधेरे में फेस टू फेस पॉइंट की तरफ निकल पड़े थे, इस तरफ मैंने ध्यान से नहीं देखा था।
कोई आधा घंटा रुकने के बाद अब हम लोग वहाँ से नीचे आश्रम की तरफ बढ़ चले। हमें नीचे बाबा जी के आश्रम में पहुंचने में कोई 20-25 मिनट लगे। पिछले शाम मैं बाबा जी से मिल नहीं पाया था, तो सोचा कि शायद अब उनसे मुलाकात हो जाएगी। आज मेरी किस्मत चमकी और बाबा जी बाहर आए और मेरे अलावा कुछ और यात्रीगण से मिले जो कि आज सुबह ही फुरकिया से आए थे। उन्होंने हम सबके लिए खाना भी बनवाया और चूंकि उन्होंने हमें फोटो या वीडियो खींचने के लिए साफ तौर से मना कर दिया था, हमने उनके आश्रम को जरा भी शूट नहीं किया। अब खुले मौसम में मैंने बाबा जी के आश्रम से गोविंद का कलेक्शन सेंटर देखा, जहां पर मेरा टेंट बिछा हुआ था। दिन की रोशनी में वह स्थान पिछले दिन के मुकाबले और भी ज्यादा अच्छा लग रहा था। तभी एक ऐसा दृश्य देखा जो हिंदुस्तान में बहुत ही कम देखने को मिलता है। कुछ लोग अपनी साइकिल के साथ वहां पर आए थे। इस तरह की चीज पश्चिमी देशों में काफी आम है, जहां लोग ऊंचे और कठिन इलाकों में भी अपनी साइकिल साथ ले जाते हैं। भारत में कम से कम मैंने तो यह पहली बार देखा था। करीब 2:30 बजे हम लोग वापस लौटने लगे। अब वहां थोड़े थोड़े बादल आ गए थे, जिन्होंने पर्वतों को ढकना चालू कर दिया था। जैसा कि हमने आते वक्त रास्ता बदलकर नीचे नदी का रास्ता लिया था, लौटते वक्त भी हमने वही किया। गोविंद के अनुसार हमें जहाँ तक संभव हो नदी के रास्ते से ही आगे बढ़ना चाहिए था। ऐसा इसलिए कि कई धार जिन्हें हमने पिछले दिन पार किया था, वो उस वक्त काफ़ी खतरनाक स्थिति में थे। हमने ऐसा ही किया। नीचे वाला रास्ता आसान तो नहीं था, पर अब इस तरह के रास्तों पर चलने की मुझे आदत सी हो गई है। पर अगर यहाँ कोई यह सोचकर आए कि बहुत ही आसान ट्रैक है, तो कुछ खास मौसम में उन्हें इस तरह के रास्तों में भी चलना पड़ सकता है। हमारे नदी वाला रास्ता फुरकिया से कोई 1.5 किलोमीटर पहले अपने असली रास्ते में जाकर मिल गया। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि यह नीचे वाला रास्ता ज़्यादातर चरवाहे लोग ही इस्तेमाल करते हैं। अब बादल काफ़ी नीचे आ चुके थे। हम लोग तेजी से फुरकिया पहुंच जाना चाहते थे। कुछ ही देर में हम लोग फुरकिया पहुंच गए। अगर हम चाहते तो वहां से द्वाली भी जा सकते थे, पर इतने अधिक बादल देखकर गोविंद ने उस रात वहीं रुकने की सलाह दी। मैंने पीडब्ल्यूडी और केएमवीएन के कमरे देखे। केएमवीएन का कमरा मुझे कम गंदा दिखा, इसलिए मैं उसमें रुक गया। हर बार की तरह खाना बनाने की जिम्मेदारी राजेंद्र ने ली। हम लोगों ने आज अपने ट्रैक के अनुभवों के बारे में बातचीत की और कुछ इधर उधर की गपशप, और फिर मैं अनमने मन से रात बिताने केएमवीएन के रेस्ट हाउस में चला गया। जैसे तैसे रात कटी। अब हम लोग वहाँ से द्वाली जाने के लिए तैयार हो गए। हमारा प्लान था कि नाश्ता द्वाली में ही करेंगे और फिर दोपहर तक खाते लौट जाएंगे।
देबू एक दूसरे टीम का पोर्टर था। वह खाती के बगल वाले गांव का ही रहने वाला था। कुछ कुछ लोगों के साथ हमारी केमिस्ट्री मिल जाती है। मेरा देबू के साथ ऐसा ही था। मुझे वो बंदा काफ़ी पसंद आया। देखकर लगा कि अगर ऐसे व्यक्ति को बचपन में सपोर्ट मिला होता तो शायद आज वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर एग्जीक्यूटिव पोजीशन पर होता। यह बात मैं उसके मैच्योरिटी लेवल को देखकर कह रहा था। रास्ते में झरने अभी भी हमारे मन को मोह रहे थे। कई कई जगह पर मैं रुक रुक कर उन्हें कुछ देर देखता रहता था और कुछ तस्वीरें भी खींचता था। सुबह जल्दी ट्रैक चालू कर लेने का फ़ायदा यह भी होता है कि हमारे पास काफ़ी समय होता है रुक रुक कर और आराम से आसपास की चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ने का। हम लोग करीब 1.5 घंटे में द्वाली पहुंच गए। इस तेज़ धूप में द्वाली मुझे पिछली बार की तुलना में काफ़ी अलग दिख रहा था। नाश्ते में पराठे बने थे। उन्हें खाकर हम लोग खाती के लिए निकल चले। मैं इस बात को लेकर काफ़ी उत्साहित था कि उस ढाबे में जहां मैंने पहले दिन मैगी खाई थी वहां मुझे आज मूली के पत्तों का साग खाने को मिलेगा। मैंने मोहन और राजेंद्र के द्वारा यह संदेश पहले ही भिजवा दिया था ताकि जब तक मैं वहां पहुंचूं मुझे साग तैयार मिले। हम लोग को 1.5 घंटे में ढाबे पर पहुंच गए। मेरे लिए साग तैयार थी। साग रोटी खाने में जो मज़ा आया उसे बयां कर पाना मेरे लिए बहुत कठिन है। हम लोग फिर आगे बढ़ गए। पुल पर से नीचे बहते पानी को कुछ पल हमने देखा। जाते वक्त जब मैंने यहाँ कुछ समय बताया था तब इस घाटी और पानी के स्रोत के बारे में जानने की बहुत जिज्ञासा थी और अब यह जिज्ञासा समाप्त हो चुकी थी क्योंकि हमने इस पानी के स्रोत को और इस घाटी को तसल्ली से देख लिया था। और फिर उस पुल से खाती की लगभग 2 किलोमीटर की चढ़ाई आई जिसे करने में हमें 45 मिनट लगे। हम लोग खाती गांव लगभग 3 बजे पहुंचे। पहले तो सोचा कि आज रात वहीं बिताई जाए और फिर चूंकि मेरे पास कुछ समय था इसलिए मैंने आज रात बागेश्वर में रुकने का प्लान बनाया। मुझे एक प्राइवेट बोलेरो मिल गई जिसने मुझे भराड़ी पहुंचाने के लिए 3000 रुपये लिए। वहाँ पर मेरी कार वहाँ से मुझे आगे ले जाने के लिए तैयार खड़ी थी। 2 ट्रैक हो गए ना। तो आखिर मैं इस ट्रैक के बारे में यह कहूँगा कि अगर मौसम अच्छा रहे तो ये एक आसान ट्रैक है, पर अगर मौसम साथ न दे खासतौर से मानसून के आसपास तो हमें असली रास्ते को छोड़कर काफ़ी नीचे ऊपर करना पड़ता है, जिस कारण यह ट्रैक थोड़ा कठिन हो सकता है। पर खूबसूरती के मामले में इस घाटी से कोई भी निराश नहीं लौटेगा।